नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूक्रेन संकट पर भारत की पैनी नजर है और कुछ ही देर में पुतिन से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीयों को सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है। भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जानकारी यह दी गई है कि पोलैंड और हंगरी के रास्ते यूक्रेन से भारतीयों को निकाला जाएगा। पोलैंड यूक्रेन सीमा पर कैंप बनाया गया। भारतीय दूतावास 24x7 काम कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जमीन पर स्थिति काफी गंभीर है, यह कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट को लेकर भारत की पैनी नजर है, जो वहां हालात पल पल बदल रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें जो एडवाइजरी है वो ये दी गई कि पोलैंड हंगरी के रास्ते वहां जो भी भारतीय हैं यूक्रेन में, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। भारतीय दूतावास 24x7 काम करने वाले एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया है। और आपको बता दें कि यह कहा गया है कि वहां पे जमीन पर स्थिति फिलहाल बहुत गंभीर है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच आज यूक्रेन में पढ़ रहे कोटा के कई स्टूडेंट्स ने घर वापसी की। रेलवे स्टेशन पर परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यार्थियों का फूल माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। यूक्रेन से दिल्ली आने के बाद छात्र कोटा पहुंचे। इन्होंने बताया कि कई छात्र वहां फंसे हुए हैं, हमें उनकी चिंता है। यूक्रेन से कोटा लौटे स्टूडेंट्स के साथ रेलवे स्टेशन पर बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो गया है। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है। यूक्रेन के अंदर कोटा के तकरीबन 300 छात्र फंसे हुए थे, जिनमें से कुछ छात्र आज हिंदुस्तान पहुंचे और कोटा पहुंचे। शिक्षा नगरी कोटा में कुछ छात्र थे जो वहां फंसे हुए थे, वो अभी ट्रेन से कोटा पहुंचे हैं। आयुष हमारे साथ हैं। आयुष, पहुंचे हैं कोटा, कितनी बड़ी राहत है कोटा पहुंचने के बाद आपके लिए? बहुत बड़ी राहत की बात है कि हम लोग अपने वतन, अपने घर वापस आ गए। आज की हालात को जानने के बाद तो ये बहुत ही, हम खुद को खुशकिस्मत और इतना लकी मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ गए अपने पेरेंट्स की बात मानकर। और क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पर न्यूज़ में बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ये सब है। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, कितनी स्थिति कैसी थी वहाँ पर, और अब आने के बाद कितनी बड़ी राहत? पहले वहाँ स्थिति बढ़िया थी, जब हम आए तो स्थिति वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त भी रह गए जो बहुत परेशान हैं, उन्हें जल्दी लाया जाए। आज आपको पता है कि अटैक हो चुका है यूक्रेन के ऊपर, हालात विकट होते चले जा रहे हैं। जो छात्र वहाँ बच गए हैं उनके लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उन्हें, और कितने छात्र होंगे वहाँ पर? अभी बहुत ज़्यादा छात्र हैं वहाँ पे, उन्हें हॉस्टल से निकलने के लिए भी मना कर दिया गया है। उनके लिए बहुत टेंशन की बात है ये। तकरीबन कितने छात्र यूक्रेन में फंसे होंगे हिंदुस्तान के कोटा के, अगर बात करें? मुझे नहीं पता, बट है, बहुत सारे हैं। कोटा के तो कम ही है, गुजरात साइड के ज़्यादा लोग हैं। मेरी फ्रेंड है, वो भी वहीं फंसी हुई है, और बहुत यंग भी बच्चे हैं वहाँ पे अभी। देखो, यूक्रेन से काफ़ी कठिन परिस्थितियों से बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, तो एक बच्चे सकुशल पहुँच गए हैं, एक बहुत अच्छी बात है। और कोटा के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, तो प्रशासन भी निश्चित ही इनके लिए स्वागत के लिए यहाँ पर आया हुआ है। कोटा के जो बच्चे हैं वो यूक्रेन से सही सलामत निकलकर कोटा पहुँच गए हैं, और एक राहत की बात कोटा के लिए हो चुकी है कि जो कोटा के 6 बच्चे थे वो आज पहुंच चुके हैं। योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो गई है। जंग शुरू होते ही यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई।
भारत में मौजूद उनके परिजन लगातार सरकार से अपने बेटे बेटियों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। बाड़मेर शहर के दांजी की होदी के रहने वाले कल्याण ओझा के माता पिता और दादी काफी चिंतित हैं। कल्याण यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन से वह भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापसी का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। ऐसे में उनके परिजन अपने बच्चे के लिए काफी चिंतित हैं। कल्याण की तरह और भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बात हुई है। हमारा दुलारा है, पोता है, हम उसे चाहते हैं, पर अब क्या करें। हमने मिला था यूक्रेन भाई अच्छे के लिए पढ़ाई के लिए, पर हमें वो सरकार ने ऐसा किया है, तो हमें ये चाहूँगा कि भाई मोदी जी ने प्रार्थना है हमारे बच्चों घरे लाए दे। माना सब कुछ ठीक था। अभी आज यूक्रेन पे क्या है कि हमला हो गया रूस के द्वारा, तो थोड़ा सा दहशत का माहौल हुआ। हालांकि बच्चे के हम निरंतर संपर्क में हैं, हमारे से बात हो रही है। आज दिन में भी करीब 15 से 20 बार बात हुई है। वो ठीक है, वहाँ के एयरबेस पे अटैक हुआ है, उसको डैमेज किया है, लेकिन बच्चे भी दहशत में है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे जो माता पिता जो है ना वो काफ़ी चिंतित है, और सबके वाजिब होते ही है। और अब बात सीकर की, जहां 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। घटना सीकर जिले के खाटू श्याम जी थाना इलाके के सरपंच वाली ढाणी की है। गुड्डू को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी हैं। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के पास ही दूसरा गड्ढा खोदकर मासूम को बचाने का प्रयास चल रहा है। मासूम करीब 45 से 50 फीट के बीच अटका हुआ है। ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है और इसके साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर है। दरअसल 4 साल का गुड्डू अपने ही खेत के बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया और अब वो बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बच्चा को अभी तक घबराहट भी नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सकुशल है। हो सकता है उसके पैर में बिरजानिया की ढाणी में यहाँ बोरिंग से पाइप निकालने का काम चल रहा था। एक छोटा बच्चा जो इनके परिवार में गुड्डू उर्फ रविंद्र खेलते खेलते वो मिट्टी धंस जाने के कारण वो बोरवेल में नीचे चला गया। तो तुरंत सूचना मिलते ही यहाँ तहसीलदार, एसडीएम और जो सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय ग्रामवासी मौके पर तुरंत पहुंचे और तब से रेस्क्यू का कार्य चालू है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी, कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जो प्रशासन पहले प्रयास कर रहा था और जिस तरह से जो प्लास्टिक की बकेट अंदर भेजी जा रही थी और ये माना जा रहा था कि मासूम है वो उसमें फंस करके और ऊपर आ सकता है, वो सारे प्रयास जो है वो अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। और अब जो लास्ट जो बचा है वो साइड में जो गड्ढा खोदने का प्रयास है वो अभी तक जारी है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ भी पहुंच चुकी है और अब जो है वो यही है कि साइड में जो खुदाई करके निकाला जाएगा, क्योंकि मासूम है वो उस बकेट में नहीं आया है। जी संदीप, तो साइड में क्योंकि ऑप्शंस मैक्सिमम वही होते हैं, हमने देखा इससे पहले कई केसेस जो आए हैं उसमें उसी तरीके से बच्चे को सकुशल निकाला जा सका है। तो अभी तक जो दूसरे गड्ढे की खुदाई की बात है, तो वो कितने फीट तक खुदाई हो पाई है? क्योंकि 40-45 फीट गड्ढा खोदना है। जी बिल्कुल, देखिए उसकी खुदाई चल रही है और अभी तक की अगर बात की जाए तो जो बच्चे के स्वास्थ्य की अगर अपन बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही जिस तरह की बात हुई है उससे माना जा रहा है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अब तक बिल्कुल ठीक है। और जो गड्ढा है वो पहले क्योंकि सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई थी और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, तो सारे एक्सपर्ट जो पहुंच चुके हैं। अब वो कुछ ये माना जा रहा है कि नए तरीके से उसको ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा। उसके लिए अभी सारी टीमें पहुंची तो उसके अलग से प्लानिंग चल रही है और ये माना जा रहा है कि बच्चे को किसी भी तरह से सुरक्षित निकाला जा सकता है। जी, तो ये कैमरे में मूवमेंट क्या दिखाई दे रहा है संदीप? जी बिल्कुल, कैमरे का जो मूवमेंट है उसकी अगर बात करें तो बच्चा है वो बिल्कुल हलचल करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहना है प्रशासन का अभी तक का यही दावा है कि बिल्कुल सुरक्षित अभी तक जो बच्चा है वो है।
लेकिन अब अगर ज्यादा टाइम लगता है तो उसके बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो बिल्कुल जो बच्चा है वो स्वस्थ है और किसी भी तरह की अभी तक कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है जी। क्योंकि मौसम जो है वो ठंड का है और जाड़े के मौसम में इस तरीके की स्थिति, तो थोड़ा वो चीज भी केयर करने की जरूरत है। और रात का वक्त, हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए अभी फिलहाल की बात की जाए तो बिल्कुल ये माना जा रहा है कि बच्चा है वो स्वस्थ है। हालांकि ये जरूर है थोड़ा सा इस वजह से प्रशासन निरीक्षक मान रहा कि बिस्कुट वगैरह भेजे गए थे लेकिन बच्चे ने उसमें हाथ ही नहीं डाला। तो या तो हो सकता है कि चोट ज्यादा लगी है, उसकी वजह से दर्द की वजह से भी परेशान हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 50 फीट नीचे बच्चा गया है तो चोट तो लगी ही है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से बच्चा है वो प्रशासन ही मान रहा है कि सुरक्षित है। चलिए उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बच्चे को सकुशल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप नजर बनाकर रखिए। अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर द्रव्यवती नदी परियोजना फेज 2 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले महीने लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने द्रव्यवती नदी परियोजना फेज 2 के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए। इसे लेकर आज जेडीसी ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ परियोजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की। आगामी 15 से 31 मार्च के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। द्रव्यवती नदी परियोजना की कुल लंबाई में चैनल निर्माण का काम पूरा हो चुका है। बजट धुआंधार, विपक्ष पर प्रहार। जी हां, प्रदेश के बजट पर जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बीजेपी पर पलटवार किया। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश का बजट चुनावी नहीं विकास वाला है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है। यही नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी के एक विधायक ने तो बजट को गहलोत का सुपर 6 ही बता डाला। राठौड़ ने राजस्थान के पेंशन मॉडल की तारीफ की और कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां गहलोत जी से सीख लेकर राजस्थान मॉडल लागू करें, वरना जिस जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था वही 1 सेकंड में कुर्सी से उतार देगी। तो क्या कहें, हमारे भी बहुत से दोस्त विधायक हैं, पहले मंत्री रहे बीजेपी राज में, हमारे उनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैंने भी पदभार ग्रहण किया, बीजेपी के, कांग्रेस के, बीजेपी के तमाम विधायक और सब लोग मेरे को बधाई देने आए। ये मेरे निजी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैंने एक दो से पूछा, भाई साहब कल तो आपके मुंह की ताले लग गए, क्या बात होगी? बोले यार क्या बताएं, ये तो ऐसा लगा कि ये तो उनका एक विधायक का शब्द था कि ये तो सुपर 6 लगाया अशोक गहलोत ने, सुपर 6। और अब बात एसीबी की कार्रवाई की। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए की रिश्वत के साथ एक बाबू को गिरफ्तार किया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि गंगानगर शुगर मिल का असिस्टेंट अकाउंट्स क्लर्क बलराम शराब के ठेके का गारंटी राशि लौटाने के एवज में 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, लेकिन बात 5,000 रुपए पर बनी, जिसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और फिर क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चलिए आपको लिए चलते हैं। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Правительство, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена. Ясно, что мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства вот эта предсказуемость будет понятной и стабильной. И самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на все, что происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу. Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано до сих пор, даже в достаточно сложных условиях. И надеюсь, что мы будем и в новых условиях, хотя нельзя назвать, что они совсем супер новые, но тем не менее на этом этапе работать
также солидарно и не менее эффективно. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहरेपन के शिकार बच्चों को बड़ी राहत दी है। सीएम गहलोत ने बजट में कॉकलियर इम्प्लांट को चिरंजीवी योजना में शामिल कर दिया है, जिसके बाद ऐसे बच्चों के परिजनों पर आर्थिक भार खत्म हो जाएगा। दरअसल बहरेपन के शिकार बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट किसी वरदान से कम नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हर साल करीब 100 बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट किए जाते हैं। एक बच्चे में कॉकलियर इम्प्लांट का खर्च करीब 4.5 लाख रुपए आता है। हालांकि 2 लाख रुपए से कम आय वर्ग के परिवारों का मुख्यमंत्री सहायता कोष की मदद से निःशुल्क इलाज हो जाता था, लेकिन अब चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड परिवारों का भी कॉकलियर इम्प्लांट संभव हो पाएगा। सीएम गहलोत ने इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे से पहले ही ऐसे बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने चिरंजीवी योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करते हुए कॉकलियर इम्प्लांट को भी योजना में शामिल कर लिया है। नमस्ते। कैसी हो? अच्छा प्रांशी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी हाँ का नाम वेरी गुड। राजस्थान कॉकलियर इम्प्लांट के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय एक प्रदेश रहा है, जहां पर कि 2011 से सीएम रिलीफ फंड से कॉकलियर इम्प्लांट निःशुल्क किए जा रहे हैं हमारे प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस में। इस घोषणा से अब ये जो फैसिलिटी और ये जो ऑपरेशन है कई जगह करे जा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी निगरानी के साथ ये ऑपरेशन किए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए देश के 6 राज्यों में आई रेड परियोजना संचालित की जा रही है। इसी के तहत प्रदेश के दौसा जिले में 7 एक्सीडेंट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान सड़क एवं परिवहन विभाग के सलाहकार व आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वेंकटेश बाला सुब्रमण्यम दौसा पहुंचे और स्पॉट्स को जल्द एक्सीडेंटल मुक्त बनाने की बात कही। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में सड़क दुर्घटना में एक मौत हो जाती है। अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर हैं मिस्टर वेंकटेश जो आए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दौसा जिले में जो भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उन्हीं स्पॉट्स का हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। हमारा इस अभियान में एक ही गोल है कि हम एक्सीडेंट्स कम करेंगे और फेटालिटीज़ को कम करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।